जय हिंद दोस्तों। आज एक बड़ी ही डरा देने वाली निर्मम खबर आई और खबर का विश्लेषण करना, खबर का एक पूरा एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं ना कहीं इसे एक तरीके से अलग अलग डायमेंशंस के हिसाब से देखना ज़रूरी है। खबर है कि कनाडा, संडे की खबर है लेकिन उनका टाइम 12 घंटे पीछे है, तो कल ये खबर आई और आज इसके ऊपर एक पूरा एनालिसिस डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि किसका क्या रिस्पॉन्स आया उसको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, असलियत में खबर ये है कि कनाडा के एक ही परिवार के 4 लोगों की ट्रक चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई और 5वां जो बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, वो गंभीर रूप से घायल है और हालत खराब है। मरने वाला पूरा परिवार मुस्लिम है और ट्रक चलाने वाला जो लड़का है वो कनाडाई क्रिश्चियन है। अब एक पोस्ट पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट उसमें ये हो गया कि इसी के साथ जुड़ी हुई मैं दूसरी खबर भी आपसे डिस्कस करने चाह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एक जैसी लगी कि इंग्लैंड की पुलिस ने 2 लड़कों को, एक की उम्र 15 साल है और दूसरे की उम्र 17 साल है, गिरफ्तार किया और उनके ऊपर आरोप ये है कि वो वहाँ रहने वाले, इंग्लैंड में रहने वाले मुस्लिम परिवार को धमकियां दे रहे थे और वो धमकियां मुस्लिम होने, आरोप ये है कि वो धमकियां इसलिए दी जा रही थी कि वो मुस्लिम हैं। अब यहाँ हमारे जो चैंपियन है इस्लाम के नाम पर, मिस्टर इमरान खान, वो ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी पूरी दुनिया में जो खबर आई या बाकी पूरी दुनिया से रिएक्शंस को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई खास रिएक्शन नहीं आया। लेकिन इमरान खान ने जो प्रोपेगेंडा चला रखा है, इमरान खान जिस चीज़ को बढ़ चढ़कर बोलते हैं कि ये इस्लामोफोबिया है और इस्लाम का भय, इस्लाम से नफरत और इस्लाम से डर दुनिया में बढ़ता जा रहा है। अब जब सवाल ये है कि भाई ठीक है, एक मुस्लिम परिवार की हत्या की गई, जबकि उसके मामले में ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो सिर्फ इसलिए मारे गए कि मुस्लिम थे या कोई दूसरा नस्लीय हमला या कोई दूसरा रीज़न है, या तो ये नस्लीय हमला ही है, धार्मिक हमला ही है, या फिर कहीं ना कहीं ये कोई दूसरा कारण है। अभी तक इसका कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के अंदर भी जब 15 और 17 साल के लड़कों को गिरफ्तार किया गया और सामने एक मुस्लिम परिवार है, तो ऐसी सिचुएशन में भले ही यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार है, लेकिन इसके मामले में भी पुलिस अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि मामला क्या है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान ने और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने शोर मचा दिया कि ये हेट अगेंस्ट इस्लाम है, कोई ना कोई हेट ग्रुप है और सब चीज़ें, तो ऐसी सिचुएशन में सोचना ज़रूरी बन जाता है कि असलियत में मामला क्या है और इस पूरे इस्लामोफोबिया के ऊपर एक प्रॉपर एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही देना चाहूँगा कि देखो, कोरोना पीरियड है और भले ही लॉकडाउन खुलते हुए नज़र आ रहे हों, लेकिन आज भी आप लोग भीड़ भरी क्लासेस के अंदर जाते हुए डर रहे होंगे, क्योंकि वैक्सीन से लेकर सब चीज़ें अभी भी इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं। ऐसे में पढ़ाई लिखाई करना, घर पे रहकर ही पढ़ाई लिखाई करना कहीं ज़्यादा सुरक्षित है और इसीलिए दोस्तों हमने आप लोगों के लिए बेसिक एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया है। इसमें आप लोग घर बैठकर ऑनलाइन लाइव क्लासेस से एनसीईआरटी के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अगले हफ्ते से नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। इसमें आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन के लिए जो भी जीएस पूछी जाएगी वो कंप्लीट करवा दी जाएगी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि यूपीएससी और पीएससी के अंदर भी जो जीएस पूछी जाएगी उसके पीटी के लेवल की तैयारी आपकी यहाँ हो जाएगी। अब रही बात फीस की, तो ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि हम सब के पास पैसे इस समय पर कम हैं और 2 साल या 1.5 साल से जो भी हम एक मुसीबत झेल रहे हैं और घर बैठ के ही खाना पड़ रहा है, ऐसे में पैसे की कमी होगी, तो ये मैं मानकर चल रहा हूँ। और यही एक रीज़न है कि हम लोगों ने ये जो पूरा कोर्स है इसकी फ़ीस 500 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग रखी है। इससे आपको जो भी बेनिफिट होगा वो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी कंटेक्ट करें, जल्दी से जल्दी जुड़ें ताकि आप लेट ना हो जाएं। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्लामोफोबिया वाले बयान पर। असलियत में दोस्तों, यहाँ जो वर्ड
दिया गया वो खुद ही एक तरीके से वर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगर इमरान खान को देखें तो यहां पर असलियत में इमरान खान एक शब्द का बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं और वो है इस्लामोफोबिया। अब इसी इस्लामोफोबिया को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, इमैनुअल मैक्रोन ने एक शब्द इस्लाम या एक लाइन इस्लाम के लिए इस्तेमाल करी और वो था इस्लाम इज इन क्राइसिस। असलियत में इस शब्द के लिए तो इस्लामिक वर्ल्ड में एक तरीके का तहलका मच गया था और बायकॉट फ्रांस और फ्रांस के प्रोडक्ट्स को हटाओ और सब चीज़ों का इतना शोर मच गया कि उसको समझना ही मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया जैसे फ्रांस के अगेंस्ट खड़ी हो गई। रियलिटी ये दिखाई दे रही थी। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखते हैं, जब ये इस्लामोफोबिया की बात करते हैं तो असलियत में वो भी तो असलियत में हेट अगेंस्ट इस्लाम की बात करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों तरफ ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो असलियत में विक्टिम हैं, मुस्लिम्स जो हैं वो विक्टिम हैं और हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स जो है वो बढ़ रहा है। हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स जो है वो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ये इस्लाम इज इन क्राइसिस जब ये कहते हैं कि इस्लाम इज इन क्राइसिस, तो वो ये कह रहे हैं कि असलियत में आइडियोलॉजी जो इस्लाम की है, आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम हैव सम इविल्स। नाउ यह जो आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम है, टुडेज आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम जो है उसमें हैव सम इविल्स एंड नीड्स इरेडिकेशन। असलियत में ये कहा जा रहा है, इनका कहने का मतलब जो निकाला है या जो इन्होंने एक्सप्लेन किया वो यही है कि आज की जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है, आज जो इस्लाम के अंदर इस्लाम को मानने वाले सोच रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ समस्या आ गई है और उन बुराइयों को निकालना जरूरी है। तो दुनिया ये दो अलग अलग चीजें देख रही है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये दोनों टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन लग रहे हैं। ये दोनों क्या हैं? ये टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन हैं। असलियत में दोनों चीजें सही हैं, बस हम एक ही सिक्के के दो पहलुओं को देख रहे हैं और दोनों में से एक को नकार रहे हैं क्योंकि हम दूसरे पहलू को देख नहीं पा रहे हैं। जोड़ के देखना पड़ेगा। यहां पर इमरान खान ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट अगेंस्ट इस्लाम और हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स, मैं विक्टिम तो नहीं मानूंगा कि हेट अगेंस्ट इस्लाम बढ़ रहा है और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ही इज एब्सोल्युटली राइट कि हेट अगेंस्ट इस्लाम बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है फिर वो इस चीज के पीछे वो ये कहते हैं इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। और जब ये रिलीजन ऑफ पीस होता है तो इसलिए हम लोग कोई भी गलत काम नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग विक्टिम हैं। समझे? और दुनिया में इस्लाम क्योंकि रिलीजन ऑफ पीस है और रॉन्ग इंप्रेशन उसका क्रिएट किया जा रहा है। अब सवाल यही है कि यहां ये जो रॉन्ग इंप्रेशन है वो किस वजह से क्रिएट हो रहा है। तो सवाल जब आप इसको ढूंढेंगे तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि असलियत में ये जो इविल्स हैं ये इन रॉन्ग इंप्रेशंस को क्रिएट कर रही है। बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है दोस्तों, ज्यादा दिमाग शांति से लगाकर देखिए। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टू फेसेस और टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। कैसे? इस्लामोफोबिया के बारे में यही कहा जा रहा है ना, हेट अगेंस्ट इस्लाम इज इंक्रीजिंग। बिल्कुल सही बात है, हेट अगेंस्ट इस्लाम इंक्रीज हो रहा है। क्यों? लेकिन वो ये जो मुस्लिम्स को विक्टिम कर रहा है, कहा जा रहा है, ये पॉलिटिकल अप्रोच है।
पॉलिटिकल अप्रोच है, और इस पॉलिटिकल अप्रोच में मुस्लिम्स विक्टिम हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन असलियत में कौन से मुस्लिम्स विक्टिम हैं, वो सोचने वाली बात है। क्या सभी मुस्लिम्स विक्टिम हैं, और क्या सभी को आप क्लीन चिट दे के साइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। समझे? इसी तरीके से जब कहा जाता है इस्लाम इज इन क्राइसिस, तो असलियत में इस्लामिक वर्ल्ड का जो रिएक्शन था वो असलियत में होल इस्लाम को कहने की बात अगर की जा रही है, तो असलियत में रिलीजन जो है, रिलीजन कैन नेवर बी इन क्राइसिस। धर्म कभी क्राइसिस में नहीं होता, धर्म कभी क्राइसिस में नहीं होता। धर्म अपने आप में सबसे ऊंचा है, धर्म अपने आप में सबसे ऊंचा है। दुनिया के सभी धर्म पवित्र हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है, आप उसके रिलीजन को अगर आप देख रहे हैं, तो रिलीजन के पीछे की पॉलिटिक्स को जब आप देखेंगे तो आपको ये इविल्स नजर आएंगे। धर्म के आड़ में जो राजनीति हो रही है उसको देखेंगे तो बुराइयां नजर आएंगी। उन बुराइयों को दुनिया देख रही है, और उसकी वजह से उसका रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, और रॉन्ग इंप्रेशन जैसे ही क्रिएट हो रहा है, वो असलियत में हेट ग्रुप्स को जन्म दे रहा है। अब अगर आप हेट ग्रुप्स की बात करते हो, तो असलियत में हेट ग्रुप्स दुनिया में हर जगह मिलेंगे, और हेट ग्रुप्स दुनिया में हर जगह मिलेंगे। नाम अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, हेट ग्रुप इस दुनिया में हर जगह मिलेंगे, लेकिन असलियत में ये हेट ग्रुप इज इक्वल्स टू, हेट ग्रुप्स इज इक्वल्स टू असलियत में वायलेंट वॉरियर्स ऑफ इस्लाम भी हैं। ये भी तो एक तरीके के हेट ग्रुप्स हैं यार। यस, ये भी एक तरीके के हेट ग्रुप्स हैं, हु आर किलिंग पीपल ऑन द नेम ऑफ जिहाद, किलिंग पीपल ऑन द नेम ऑफ जिहाद। जो जिहाद के नाम पर आम आदमियों को मार रहे हैं, वो भी तो हेट ग्रुप्स हैं। यस, जब ये मार रहे होते हैं, अब ये हेट ग्रुप्स ऐसा नहीं है दूसरे धर्मों में नहीं है, यस है हेट ग्रुप्स। यहां अगर आप इंडिया में गो रक्षक को देखेंगे तो वो असलियत में और कोई भी नहीं है। हिंदू सेना को देखेंगे, हिंदू रक्षा दल को देखेंगे, या हिंदू रक्षा के नाम पर कोई भी ऑर्गेनाइज मिलेगा, ग्रुप मिलेगा, या फिर और क्रिश्चियन कम्युनिटीज या दूसरी जो रिलीजन्स हैं उनमें इस तरीके के जो धर्म मिलेंगे, ये भी असलियत में माना जाता है हेट ग्रुप्स है। अगर किसी भी गौ रक्षक को देखोगे तो वो हमेशा ये क्लेम करता है कि गाय हमारी माता है और हम इसे काटने नहीं देंगे। यस, हेट ग्रुप है, लेकिन असलियत में वो हेट किससे कर रहा है? गाय काटने से। अब गाय काटना तो किसी का अधिकार नहीं है। हालांकि इस हेट ग्रुप में ये जो गौ रक्षा है, ये जो गौ रक्षा का नाम बताया जा रहा है, सवाल इनके ऊपर भी खड़े होते हैं कि यार तुम एक बात बताओ, अगर इतनी ही प्यारी तुम्हारी गौ माता है तो अपने घर पे रखो यार, सड़क पे क्यों घूम रही है? आगरा से ग्वालियर अक्सर मैं बाय रोड ट्रैवल करता हूं, तो मैं हमेशा मुझे नहीं, उस रोड पर हमेशा एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, क्योंकि बीच का जो डिवाइडर है उसमें गायें खड़ी रहती हैं, और कब कौन सी गायें कूद के सड़क के बीच में आ जाए पता नहीं, और कब मर जाए पता नहीं। और अगर वो घायल हो गई, फिर यही हिंदू रक्षा दल वाले आपसे 15-20 हजार रुपए ऐंठने के लिए आ जाएंगे कि भाई हमें पैसे दो। हेट ग्रुप्स। अगर इतना ही तुम्हें गायों से प्रेम है तो इन्हें या तो कम से कम अपने घर में बांध लो यार,
उनकी सेवा पानी करो, गौशालाएं खोलो। हैं ये भी हेट ग्रुप्स, लेकिन असलियत में इनका क्लेम क्या है कि ये मुस्लिम्स जो हैं ये हमारी गाय माता को काट के खाते हैं। अब इसका सिंपल सा एक उसूल है कि दुनिया में करोड़ों जानवर ऐसे हैं जिन्हें मार के खाया जा सकता है, और अगर एक मामला भावनाओं से जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, अब प्रॉब्लम तो यहां पर भी है कि उसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। तो असलियत में दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। अब यही हेट ग्रुप बेंगलोर के अंदर जब वायलेंस कर रहा होता है, यही हेट ग्रुप जब बेंगलोर में वायलेंस कर रहा होता है, एक फेसबुक पोस्ट के लिए पूरे का पूरा इलाका जला दिया जाता है, तो वो भी एक तरीके का हेट ग्रुप है। वो हेट ग्रुप ऐसे कि तुमने कहा कैसे, तुमने अपमान किया कैसे। दे डोंट हैव एनी ट्रस्ट ऑन द कोर्ट ऑफ लॉ। कानून के अनुसार दोनों समूहों को भरोसा नहीं है, ना गोरक्षकों को भरोसा है कानून के ऊपर, ना ही इस्लाम के नाम पर दंगे फैलाने वालों को भरोसा है, बंगलोर के अंदर या कहीं पर भी मारकाट मचाने वाले या आगजनी करने वालों को भरोसा है। वो अपना फैसला खुद कर रहे हैं। तो हेट ग्रुप्स हैं दोनों हेट ग्रुप्स हैं। दोनों दंगा करने वाले में किसी एक का आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने ज्यादा मारा उसने कम मारा। दंगाई है, दंगाई है। सड़क रोकने वाला भी दंगाई है और सड़क खाली करवाने वाला भी दंगाई है, क्योंकि दोनों को सरकार पे भरोसा नहीं है। यस, दोनों को सरकार पे भरोसा नहीं है। अब इस चीज को आप हेट ग्रुप को अगर आप यूरोप के अंदर देखोगे तो यहां पर भी प्रॉब्लम है, आ चुकी है। सोचकर देखिए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशंस कौन से हैं। हम 4-5 के नाम हमेशा याद करते रहते थे, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। खासकर ये 4 देश, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, 4। फिनलैंड को भी काउंट कर लेते थे, फिर धीरे धीरे बेल्जियम को भी काउंट करना शुरू हो गए। शॉर्ट में आप सोच कर देखिए, इतने सारे देशों को हम, ये 4-5 देश, और जब इनके अंदर भी इस्लाम के नाम पर ऑस्लो राइट्स होने शुरू हो जाएं और राइट्स के अंदर दोनों पक्ष एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, और जब सुनने में आता है कि फ्रांस के अंदर सर कलम कर दिया गया, यस, आप इंसिडेंट काउंट करके देख लीजिए, फ्रांस के ऊपर चार्ली हेब्दो का जो नाम है, चार्ली हेब्दो का जो नाम है, असलियत में उस चार्ली हेब्दो के नाम को देखा जा सकता है। उसके ऊपर जो हमला हुआ और क्लेम करके कहा कि हमने इस्लाम की रक्षा के नाम पर लोगों को मारा, तो जो मरे 12-15 लोग वो विक्टिम थे। इसी तरीके से अगर दूसरे तौर पर देखा जाए तो चर्च के अंदर घुसकर एक पाकिस्तानी ने, यहां पाकिस्तान की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है, यहां पाकिस्तान की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। असलियत में हो क्या रहा है, पाकिस्तान का एक लड़का जाकर फ्रांस के अंदर काम करने जाता है, वहां चर्च के अंदर घुसता है, अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए, अल्लाहू अकबर कहते हुए 2 को चर्च के अंदर ही मार देता है। या तो आप बदला लेते हुए अल्लाहू अकबर का या अल्लाह का नाम ना लें, और जब अल्लाह का नाम लेते हैं तो अल्लाह को आप बदनाम कर रहे हैं। यस, किसी की हत्या करते हुए अल्लाह का नाम लेना उसे बदनाम करना ही तो है, और क्या है। और आज की दुनिया के हिसाब से अगर आप नहीं चल पा रहे और अल्लाह के नाम पे अगर किसी की हत्या की गई है तो असलियत में उसका नाम ही खराब किया गया, या तो उनका नाम का इस्तेमाल किया गया, जो कि गलत है। भाई अल्लाह, राम, भगवान, इनके अंदर कोई समस्या नहीं है, सब बराबर है। लेकिन समस्या तब है ना जब राम के नाम पे किसी को मारा जा रहा है। किसी को अगर पेड़ पे बांध के एक भीड़ मार रही है और कह रही है कि जय श्री राम बोल, तो उन्होंने राम के नाम को बदनाम किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए किसी ने 2 लोगों को फ्रांस की सड़कों पर मारा, पैनिक फैलाया, निर्दोष लोगों को मारा। तो यहां असलियत में ये इविल है कि दिमाग में ये किसने भरा, कि अगर मतलब ये दिमाग में किसने भरा, कैसे भरा। तो असलियत में वो जो इविल है
जिसने आम आदमी को, एक आम लड़के को इस्लाम के नाम पर हत्या करने के लिए उकसाया, वो एक बुराई है। उसे कैसे निपटा जाए वो भी जरूरी है। अब नतीजा क्या है? चार्ली हेब्दो का हुआ, फ्रांस के अंदर पेरिस किलिंग हुई, उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन की हत्या हुआ, इमैनुअल जो पैटीजा जो था टीचर, उसकी हत्या हुई, और यूरोप के अंदर आए दिन कोई ना कोई इस्लामिक क्राइसिस हो रहा है। इस्लाम के नाम पर कोई ना कोई हत्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि जो इनोसेंट जो पीपल हैं उनको मारा जा रहा है, इनोसेंट पीपल को मारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, खासकर यूरोप में, इंडिया में तो ये गोरक्षा दल वगैरह बने हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इनको स्टेट पर भरोसा नहीं है। लेकिन असलियत में अगर आप यूरोप को देखोगे तो उन लोगों को स्टेट के अंदर रहने की आदत है, स्टेट के कानून यानी लॉ मानने की आदत है। वो मैक्सिमम फैसले अपने कानून के अनुसार वहां जाकर कोर्ट में जाकर करते हैं। जब वो कोर्ट में जाकर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप इनोसेंट पीपल्स को अगर मारेंगे और वहां से उस आदमी को तो फांसी हो गई या जो भी हुआ जिसने मारा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट सिस्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे ईस्ट लंदन का मामला है, ईस्ट लंदन के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर लगभग 2 लाख के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब उन्होंने अपने एरिया को जो है शरिया से रूल्ड रीजन मानना शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि वी आर शरिया रूल्ड रीजन। यहाँ आप शराब नहीं पिएंगे, कम कपड़े नहीं पहनेंगे, रात को नहीं घूमेंगे, औरतें कम कपड़े नहीं पहनेंगी, जैसा हम चाहते हैं वैसा करेंगे। और शरिया पुलिसिंग की वहां पर शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं, शरिया पुलिसिंग की शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रही है कि यहां असलियत में किलिंग्स हो रही हैं, उसके बाद क्लेम हो रहा है, उसके बाद जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं उसका नतीजा क्या है कि एक तरीके की हेटर्डनेस अगेंस्ट मुस्लिम्स डेवलप हो रही है। और यहां जो मुस्लिम्स हैं उनकी भी एक प्रॉब्लम्स और ज्यादा आ रही है, वो ये कि असलियत में उनमें एक तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है। आइदर वी गो विद रिलीजन, या तो हम धर्म के नाम पर जाएं, और या फिर हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के दुख को देखें, और सबसे बड़ी बात मॉडर्न राइट्स की बात करें। यहां सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि या तो आधुनिक अधिकारों की बात की जाए, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, मॉडर्न आइडियाज, कि या तो आजादी की बात कर लो, आजादी के बाद बराबरी, इक्वालिटी की बात कर लो, या फिर आप रिलीजन को प्राइमरी रख के ही सारे डिसीजंस लीजिए। अगर रिलीजन को मानना चाहते हैं तो आप इस रिलीजन को, ये प्रॉब्लम है, अगर रिलीजन को प्रायोरिटी देते हैं तो वो रिलीजन तो, सबसे पहली बात तो रिलीजन इज टोटली अ पर्सनल इशू। रिलीजन क्या है? पर्सनल इशू है, प्राइवेट इशू है, आपका अपना है। अब उसको, ठीक है, अगर यहां पर्सनल इशू है, लेकिन उस रिलीजन को आप कल्चर पर डोमिनेट नहीं कर सकते। और ये चीज अब तक असलियत में मेरा मानना यह है कि ये चीज समझाने की कोशिश नहीं की जा रही कि कल्चर और रिलीजन दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म, रिलीजन, सबसे पहली बात पर्सनल इशू है और ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स होता है, सिद्धांतों पर आधारित होता है। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों पर आधारित है। और दूसरी बात, कल्चर जो है वो आपके क्लाइमेट के ऊपर आधारित है। यस, कल्चर जो है वो आपके क्लाइमेट पर आधारित है, जिस जगह, जिस वातावरण में आप रहते हैं उस पर आधारित है। और यहां पर ये जो पार्ट है ये असलियत में बहुत ज्यादा मिक्स हो गया है, गड़बड़ हो गया है। इसलिए
बुर्के को, इसलिए बुर्का को अगर आप देखें तो वो पार्ट ऑफ इस्लाम मान लिया गया है, पार्ट ऑफ इस्लाम मान लिया गया है, लेकिन असलियत में बुर्का जो है वो पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है, पार्ट ऑफ अरेबिक कल्चर है, अरेबिक कल्चर है। और जहां तक मुझे पता है, और मैंने भी एर्दुगुल गाजी को बहुत अच्छे से काफी उसके एपिसोड्स देखे, मुझे वहां पर वुमेन्स, महिलाएं जो हैं वो बुर्के में नजर नहीं आई। यस, मुझे महिलाएं बुर्के में नजर नहीं आई। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, वहां मुझे महिलाएं बुर्के में नजर नहीं आई। इंडोनेशिया के अगर आप कल्चर को देखेंगे तो वहां पर मुझे बुर्के में महिलाएं नहीं दिखाई देती। मलेशिया के अंदर बुर्का कल्चर अब शुरू हो गया, वरना वहां नहीं था। यस, अफ्रीका के अंदर ज्यादातर कंट्रीज जो हैं अब उनमें बुर्का आ गया क्योंकि अरेबिक कल्चर है। टर्की में आज भी बुर्का नहीं चलता, लेबनान में नहीं चलता। यस, तो मोरक्को में बहुत ज्यादा बुर्का नहीं है। तो असलियत में ये समझने की कोशिश होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही, कि बुर्का या दाढ़ी या ऊंचा पजामा वो असलियत में आइडियोलॉजी का पार्ट नहीं है, वो कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो क्या है? कल्चर है। वो एक कल्चर है, प्रिंसिपल्स नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? और तीसरी सबसे बड़ी बात, रिलीजन तो एक है, उसके बाद जिस स्टेट सिस्टम में या जिन कंट्रीज में ये लोग रहते हैं, उन कंट्रीज को आप उठाकर देखें, जहां पर जितनी भी मैक्सिमम इस्लामिक कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया को छोड़ दिया जाए, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 कंट्रीज है, इनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी देश हैं, चाहे अफगानिस्तान हो गया, चाहे पाकिस्तान हो गया, और अच्छा इंडोनेशिया और मलेशिया को भी छोड़ दिया जाए, तो जितने भी अरब कंट्रीज हैं और ये बाकी सारे कंट्रीज हैं, यहां इन कंट्रीज में जो खासकर इस्लामिक कंट्रीज हैं, असलियत में यहां अभी भी एक तरीके का ट्राइबल सिस्टम है, और यहां पर स्टेट सिस्टम नहीं है। ट्राइबल सिस्टम यानी कि आदिवासियों की तरह जो ना कबीलाई लोग वो रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, कबीलाई लोग रहते हैं, एक आदिवासियों की तरह ग्रुप में रहते हैं। इनके अंदर स्टेट सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, इजिप्ट, ये सारे के सारे अलग अलग क्लैंस हैं, कबीले हैं। यस, इनके अंदर अफगानिस्तान में गवर्नमेंट क्यों नहीं बन पा रही? कबीले हैं। सऊदी अरेबिया को आज तक डर लगता है कि उसकी गवर्नमेंट को कभी भी कोई उठा के पटक देगा, क्योंकि कबीले जो हैं किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करते आपस में। स्टेट सिस्टम वीक है, स्टेट सिस्टम है। अब यहां स्टेट सिस्टम को ये मानते नहीं है, लॉ को तो भूल जाओ। यस, नतीजा क्या है? या तो ट्राइबल सिस्टम है तो लॉ कौन से होंगे? ट्राइबल लॉज होंगे, और ट्राइबल लॉज के अंदर कोई रिटर्न तो है नहीं। नतीजा क्या होगा? डायरेक्ट जो फैसला होता है वो पंचायत के अकॉर्डिंग वहीं बीच में हो जाता है, और अपना फैसला खुद कर लिया जाता है। यस, अपना फैसला खुद कर लिया जाता है। नतीजा क्या होता है? सम पीपल इन द ग्रुप, ओनली सम पीपल in the group are powerful, in the group are powerful। और असलियत में वो जो कुछ लोग हैं वही सारा सिस्टम डिसाइड कर देते हैं, वही सारा सिस्टम डिसाइड करते हैं, वही सब चीजों को डिसाइड करते हैं। नतीजा क्या हुआ कि जब वही लोग सब चीजों को डिसाइड करेंगे, वही सारा सिस्टम डिसाइड करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम यह आएगी कि इकोनॉमी, यहां आप राइट्स की बात तो कर नहीं सकते, अधिकारों की बात तो भूल जाओ, यहां कोई अधिकार की बात नहीं है। whatever the religion is decided by this group of people would be the religion, would be the rule। जो इस ताकतवर ग्रुप के आदमी ने डिसाइड किया, जो आपके कबीले के सरदार ने अपनी मर्जी से डिसाइड किया, वही रूल है।
राइट्स नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ को तो भूल ही जाओ, पैसा या प्रॉपर्टी को तो आप भूल ही जाओ, भूल जाओ, बिल्कुल है ही नहीं। तो असलियत में सिस्टम को समझिए ना, राइट्स नहीं है, वेल्थ नहीं है, एक आदमी या उसका खानदान पूरे कबीले पे या पूरे इलाके पे रूल करता है, और जो उसकी बात नहीं मानेगा वो फालतू के कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं करेगा, गोली मार देगा। और तुम्हारे पास भी उससे बचने का तरीका यही है कि तुम उसको गोली मार दो। साधारण भाषा में इसे जंगल राज कहते हैं, जो ज्यादातर जगह पर वही है। अफगानिस्तान में जो तालिबान रूल है वो यही है। यस, और मजे की बात यह, तालिबान को सपोर्ट ज्यादा है और वहां की जो अफगान गवर्नमेंट है उसे सपोर्ट कम है। तो वहां के जो लिबरल लोग हैं जो अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि औरतों को लोगों को सड़कों के बीच में, सऊदी अरब ऐसा है यार, चौक स्क्वायर, बीच फंदे पे, बीच चौक पे फंदे पे लटका दिया जाता है, कोड़े लगाए जाते हैं सड़क के, मतलब रोड के बीच में चौराहे पर ले जाकर कोड़े लगाए जाना, फंदे पे लटका दिया जाना। अबे जानवरों इंसान हो, लेकिन ट्राइबल्स है ना कि कोई कोर्ट वोट नहीं है वहां पर यार। कहां, कौन सी कोर्ट, कैसी कोर्ट? सारे लॉज कौन से हैं? इस्लाम, शरिया, हदीस। वो कल्चरल लॉज हैं, वो ट्राइबल लॉज हैं, वही इस्तेमाल होते हैं। अब तालिबान जो है, क्यों उसका सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है? क्योंकि लोग मॉडर्न लॉज को समझते ही नहीं। उनके लिए तो राइट्स नाम की कोई चीज नहीं है। राइट्स मेरी बंदूक के साथ हैं। मैं ताकतवर तब तक हूं जब तक मेरी बंदूक मेरे साथ है। जो मेरे रूल्स नहीं मानेगा गोली मार दूंगा। अब यहां ये जो लोग हैं, पाकिस्तान भी ऐसा ही है, और यहां ये जो काम होता है, ये जो सारे लोग हैं, रूल ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। और सबसे बड़ी बात ये, यही सारे कंफ्यूज हैं। असलियत में वो इस्लाम के रूल नहीं हैं, वो उनके अपने कबीलों के रूल हैं जो उनके दिमाग में बैठे हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग सारे काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल कोई सा भी उठा लेते हैं, और मारना है तो मारेंगे। यस, इस्लाम से तो उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक तरीके की इविल तो घुस चुकी है, बुराई घुस चुकी है। अब प्रॉब्लम क्या है? जब इस सिस्टम में रहा हुआ बंदा, अब आप सोचकर देखिए, इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में रहने वाला बंदा सीरिया में था, इराक में था, लीबिया में था, अल्जीरिया में था, समझे, अफगानिस्तान में था, चेचेनिया के अंदर था, समझे, और ऐसे बहुत सारे, माली के अंदर था, मोरक्को के अंदर था, समझे, ट्यूनीशिया के अंदर था। ये सारे देशों के अंदर ये सारे कबीलाई सिस्टम थे। पाकिस्तान के अंदर है, समझे, सऊदी अरेबिया से मैक्सिमम लड़कियां भाग के अमेरिका जाके वापस ही नहीं आ रही। कतर, बहरीन से, कुवैत से कितनी लड़के लड़कियां हैं जो भाग जाते हैं, वापस ही नहीं आते। कतर की तो राजकुमारी का केस आज तक चल रहा है मामला, कि उसको बाहर ही नहीं निकलने दे रहे, मार दी, काट दी, क्या कर दी पता नहीं। शॉर्ट में आप समझिए, यहां सारे का सारा क्या है? ट्राइबल रूल ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर है। और सबसे बड़ी बात है, ये एक तरीके का वार जोन है। ये सारे देश मैक्सिमम इसमें से एक तरीके का वार जोन है। कभी ना कभी, हर बार इनमें कोई ना कोई लड़ाई होती है। राइट्स, अधिकार यहां पर है नहीं, अधिकार नाम की कोई चीज नहीं है यहां पर जो क्या नाम है, प्रोग्रेस के जो चांसेस हैं वो नहीं है। जो या यूं कहें कि एम्प्लॉयमेंट यहां पर है नहीं, समझे, प्रोग्रेस के चांसेस यहां पर, प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के चांसेस यहां पर है नहीं। नतीजा क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है, अगर एक देश
दूसरे देश में माइग्रेट कर जाए, एक देश का बंदा दूसरे देश में माइग्रेट करेगा तो उसको सिटीजनशिप तक नहीं देते। एक देश का बंदा दूसरे देश में माइग्रेट कर जाएगा तो उसे सिटीजनशिप तक नहीं देते। सबसे बड़ा एग्जांपल फिलिस्तीन का है। ये जो पैलेस्टीनियंस हैं, ये फिलिस्तीन से जो भागे तो जॉर्डन में गए, जॉर्डन में 70 साल से रह रहे हैं, आज तक इनको रिफ्यूजी माना जाता है, सिटीजनशिप नहीं दी। उसके बाद ये लेबनान में गए तो आज भी उनको लेबनान में रिफ्यूजी माना जाता है, सिटीजनशिप नहीं दी। सीरिया में गए, सिटीजनशिप नहीं मिली। इजिप्ट में गए, सिटीजनशिप नहीं मिली। यानी फिलिस्तीन के जितने लोग हैं वो पूरी जिंदगी माइग्रेशन में रह गए, सिटीजनशिप नहीं मिल पाई। लेकिन जो फिलिस्तीनी यूरोप और अमेरिका चले गए वो रिफ्यूजी नहीं रहे, वो यूरोप और अमेरिकन बन गए, यूरोपियन और अमेरिकन बन गए। अब आप सोचकर देखो यार, यही फिलिस्तीनी जब अपने ही मुस्लिम देशों में रह रहे हैं तो आज तक रिफ्यूजी हैं, और उन्हीं के भाई वही फिलिस्तीनी जब यूरोप में गए तो उनके लिबरल लॉज, वेस्टर्न कंट्रीज इनको कहा जाता है, इनके अंदर मैक्सिमम में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है कि कुछ भी करेंगे, धर्म वरम का कोई चक्कर नहीं है, संविधान के अनुसार है। समझे? राइट्स, अधिकार हैं, और वो राइट्स बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी हैं, बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, इंसानियत के आधार पर अधिकार हैं। यहां इंसानियत कुछ भी नहीं है, यहां इंसानियत सिर्फ धर्म से शुरू होती है, धर्म पे खत्म है। यस, इंसानियत धर्म से शुरू होती है, धर्म के ऊपर खत्म है, मैं और मेरा कबीला, बस। और दूसरी तरफ वो इंसानियत की बात कर रहे हैं। नतीजा क्या? यहां से वार जोन का माइग्रेशन, और प्रोस्पेरिटी वगैरह की वजह से माइग्रेशन जबरदस्त लेवल पर हुआ। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो माइग्रेंट्स हैं, इन माइग्रेंट्स में यूरोपी में जाकर रिलीजियस राइट्स लिए, रिलीजियस राइट्स मांगे, तो रिलीजियस राइट्स, धार्मिक अधिकार मांगे, तो वो धार्मिक अधिकार के नाम पर आपको मॉस्क मिल गई। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉस्क मिल गई, हां मॉस्क मिली। अब धार्मिक अधिकार के नाम पर, रिलीजियस राइट्स के नाम पर मॉस्क मिल गई, वहां पर आपको आपकी ड्रेस यानी कपड़े पहनने का, अपने हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार मिल गया। राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, राइट टू लाइफ, धर्म के अनुसार जो जीवन है, राइट टू लाइफ, उसे अगर आप देखते हैं तो जीवन जीने का अधिकार मिल गया। यस, राइट टू लाइफ अगर आप देखेंगे तो जीवन जीने का अधिकार मिल गया, जीवन का अधिकार मिल गया। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, सारे राइट्स मिल चुके हैं, समझे? अब कंफ्यूजन तो यही है ना कि या तो आप लिबरल रहें या फिर आप ड्रिवन बाय रिलीजन रहें, दोनों चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। वहां उनका अपना कल्चर है, वहां अपने उनके ट्रेडिशंस हैं। यस, वहां उनका अपना कल्चर है, वहां उनके अपने ट्रेडिशंस हैं। अब कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो गई? यहां ये जो पार्ट जा रहा है, जो मुस्लिम्स माइग्रेंट्स की फॉर्म में जा रहे हैं, अब एक तरफ ये मानते हैं कि आइडियल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, ये हराम है, आइडियल वर्शिप हराम है। अब ये जीसस क्राइस्ट की फोटो बनाते हैं, ये कह रहे कोई मूर्ति ही नहीं होनी चाहिए, वो तो मूर्ति क्या कार्टून बना देते हैं। उन्होंने जो चर्च की धज्जियां उड़ा रखी हैं, वो आपको क्या बताएं, पॉर्न मूवीज के अंदर जिस तरीके से नन्स वगैरह तक को दिखाने का क्रिटिसिज्म होता है और बहस होती है। यस, नतीजा क्या? नतीजा ये कि असलियत में दो कल्चर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट। यहां असलियत में एक तो हो गया इस्लामिक कल्चर,
जो अब ये कह रहा है रिलीजन इज एवरीथिंग, रिलीजन इज एवरीथिंग, और दूसरी तरफ हो गया वेस्टर्न लिबरल कल्चर, वेस्टर्न लिबरल कल्चर जो ये कह रहा है कि रिलीजन इज माय पर्सनल इशू, समझे, एंड आई विल टेक केयर ऑफ माय ओन, समझे। ये कह रहा है इंडिविजुअलिज्म इज एवरीथिंग, इंडिविजुअलिज्म इज एवरीथिंग, इंडिविजुअलिज्म सब कुछ है। एक कह रहा है रिलीजन सब कुछ है, ये कह रहा है यू कांट टॉक अबाउट माय रिलीजन, यू कांट क्रिटिसाइज माय बिलीफ। यस, ये कहता है क्रिटिसिज्म इज माय बिलीफ। भैया तुम कह रहे हो, ये इस्लाम में को मानने वाला कह रहा है कि इस्लाम कह रहा है कि मेरा रिलीजन को आप कोई कुछ नहीं कहेगा, वो ये कह रहा है कि भैया क्रिटिसिज्म इज माय बिलीफ, सामने वाले की आलोचना करना ही मेरा धर्म है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं तो करूंगा, तू मुझे कैसे रोक सकता है। यहां दो चीजें बिल्कुल अलग हैं, दो चीजें बिल्कुल अलग हैं, एस्पेक्ट्स को समझिए। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर्स है, आइडियोलॉजीज है, इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन्होंने प्रॉफिट के कार्टून बनाए, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने इस्लाम को क्रिटिसाइज किया, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब दूसरी और चीज क्या, एक चीज जो इविल्स की बात की, वो इविल्स बुराइयां क्या हैं भाई, वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर बनाई गई मॉस्क, और ये अपने आप में एक लिबरल पार्ट है। कारण उसका समझिए, क्योंकि अगर आप सऊदी अरेबिया से लेकर बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में जाएंगे तो दुनिया के किसी दूसरे धर्म को यहां कदम तक रखने नहीं दिया जाता। आपको मंदिर नहीं मिलेगा, आप अपने घर में जो भी चोरी छिपे कर सकते हैं कर लें, वहां मंदिर नहीं मिलेगा। वहां आप दूसरा कोई भी धर्म अपने त्योहार नहीं बना पाएगा जल्दी से, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक है। पाकिस्तान का तो हाल देख लीजिए ना, 2016-17 तक उन्होंने हिंदुओं की मैरिज को ही जायज नहीं माना। ये जो शोर मचा रहा है ना इमरान खान, समझे, सबसे ज्यादा पाकिस्तान से जो नफरत है वो आज जो ये लोग विक्टिमाइजेशन और इस्लाम का कार्ड खेल रहे हैं, इनसे पूछकर देखें कि जितने राइट्स की डिमांड आप इस्लाम के नाम पर या इस्लाम के या मुस्लिम्स के लिए जितने राइट्स की डिमांड आप हिंदुस्तान में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में करते हो, अबे हरामजादों, तुम लोगों ने, सॉरी मेरे से वर्ड निकलते हैं, इन पाकिस्तानियों ने अपने देश के अंदर किसी दूसरे को रिलीजन को रहने दिया है? व्हाट अबाउट देयर ब्लास्फेमी लॉ? इस लॉ के नाम पर, ईश निंदा कानून के नाम पर दुनिया के किसी भी इंसान को आप, किसी भी धर्म के, दूसरे धर्म के लोगों को आप जान से मारना शुरू कर देंगे। अभी 2 दिन पहले खबर चल रही है कि इस ईसाई दंपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने माफी रद्द कर दी है कि कोई बात नहीं। कारण, क्योंकि इस्लाम के नाम पर। कि आपने बोला कैसे, घर के अंदर नाली साफ करने की लड़ाई हो रखी है, इस्लाम के नाम पर अंदर करवा दिया जाता है, ये लोग बोलेंगे। सबसे ज्यादा जाहिलों से भरा हुआ देश ये है। लेकिन आप सोचकर देखिए कितना बड़ा सरमाएदार बन के घूम रहा होता है ये। आप इसको छोड़ो, अनपढ़ आदमी है वो भी, क्रिकेटर ही तो है यार, कौन सी बहुत बढ़िया क्वालिफिकेशन ले रखी है या दुनिया के किसी लिबरल यूनिवर्सिटी से कुछ सर्टिफिकेट लेके आया हुआ है। पॉलिटिशियन है, क्रिकेट खेल रहा था, उसके बाद स्मार्टनेस के नाम पे वर्ल्ड कप जीता, पॉलिटिशियन बन गया है। तो वो भी कबीलाई, बुद्धि तो उतनी ही है। अब आप उसके बाद सोचकर देखिए, ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर कभी डिस्कस करूंगा। सबसे खतरनाक कानून ये है, पूरी माइनॉरिटी को खत्म करके रख दिया। दुनिया में आज के दिन इस्लाम जहां पर माइनॉरिटी में है, उसके लिए जितनी ताल ठोक रहा है, अपनी गिरबान में झांक कर देखे कि वहां पर कितनी पॉपुलैरिटी, पॉपुलेशन वहां माइनॉरिटीज की बची हुई है। आपको खुद समझ में आ जाएगा।
अब आप समझिए यहां पर क्या है। अब मॉस्क बनाने की परमिशन दी गई। किसी इस्लामिक देश के अंदर आपको चर्च और मंदिर जल्दी से नहीं मिलेंगे। इस्लामाबाद के अंदर भी हिंदू मंदिर बनाने की जगह नहीं दी पाकिस्तानियों ने, जाके दीवारें तोड़ाते हैं। हाई कोर्ट से जब जाके या सुप्रीम कोर्ट से जाके जब उन्होंने जगह की डिमांड करी, कितनी, शायद 200 गज के आसपास या 2000 गज के एक बड़ा मंदिर, और बड़ी शालीनता से क्या कहते हैं जी, इतने हिंदू हैं ही कहां जो मंदिर जाएंगे। अबे तुमने छोड़े कहां। 14 साल की हिंदू लड़की को 44 साल के एक आदमी के साथ ब्याह के तुम्हारा हाई कोर्ट भी अगर कहे जी अब तो शादी हो गई, अब क्या कर सकते हैं। जाहिलो, क्या ड्रामा है ये, लेकिन है। और यही सबसे ज्यादा सरमाएदार बनते हैं। देखो, दूसरों से अगर आप राइट्स की डिमांड कर रहे हो तो पहले आप क्या दे रहे हो वो बताओ। आपके यहां माइनॉरिटी कैसी है वो बताओ। सही में आप पाकिस्तान जैसा हरामियों का देश जो है उससे मतलब पागल कर रखा है। इसके बारे में बात करते हुए इरिटेशन होती है कि यार, मतलब आप दुनिया में क्लेम कर रहे हो कि मुस्लिम्स को राइट मिलनी चाहिए, हम भी उसके सपोर्टर हैं, लेकिन उसके पीछे के रीजन को हम एनालाइज कर रहे हैं। आप अपने यहां बताओ ना, आपने कितने माइनॉरिटी को राइट्स दे रखे हैं। हिंदूज को राइट्स की, हिंदूज और ईसाइयों को, सिखों को शादी के लिए आपने कौन सा परमिट दिया था और कब दिया था बताओ जरा। नवाज शरीफ वाली गवर्नमेंट ने जाके पास किया 2016-17 में। उससे पहले हिंदुओं को राइट्स नहीं थे। हम बड़ी खुशी से अब खबर सुनते हैं, पहली हिंदू लेडी, क्या नाम है, वहां की सिविल सर्विसेज के अंदर सेलेक्ट हुई। 70 साल में पहली हिंदू लड़की। क्या बात है। या तो हिंदू वहां पर है ही नहीं, या हैं तो इतने पढ़े लिखे नहीं और तुमने उनको अधिकार नहीं दिए कि 70 साल तक वो कुछ कर ही नहीं पाए। अक्ल नाम की चीज है या नहीं है। राइट्स की जब आप डिमांड करते हो तो आपने किसी को कितने दिए वो बताओ। अब आगे आ जाते हैं। अब ये मॉस्क की बात अगर करें तो मॉस्क असलियत में रिलीजियस प्लेस को अगर नॉर्मली देखा जाए तो वो धर्म के ज्ञान की बात कर रहा है। अब यहां असलियत में मॉस्क जो है वो वहाबिज्म और हनफी का अड्डा बन गई। फ्रांस में 1000 से ज्यादा मस्जिदें बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि वहां जो आइडियोलॉजी चल रही थी वो वहाबिज्म और हनफिज्म है। इस्लाम को डिफाइन करने की अलग अलग, जैसे यहां देवबंदी हैं, यहां बरेलवी हैं, इन्होंने इस्लाम को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया कि हमारे हिसाब से ऐसा है। ओरिजिनल कुरान को इंटरप्रेट अपने हिसाब से हर आदमी करे तो ज्यादा बेहतर है। ओरिजिनल कुरान को डिफाइन करने की जगह इन्होंने कहा ओरिजिनल कुरान तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, हम जो आइडियोलॉजी बता रहे हैं वही फॉलो करो। हम कह रहे हैं ऊंचा पजामा पहनो तो ऊंचा पहनो, हम कह रहे हैं दाढ़ी लंबी रखो तो दाढ़ी लंबी रखो, हम कह रहे हैं मूंछ नहीं होगी तो नहीं होगी, और अगर हम कह रहे हैं कि टोपी ऐसे वाली पहनो तो टोपी ऐसे वाली ही पहनो, तभी तुम जाकर असली मुसलमान कहलाओगे और दूसरे वाले झूठे हैं। भाई इस्लाम एक है और सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है, उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर दिया, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं प्रोफेट को ही चैलेंज कर दिया। ये इविल ही तो है। उसके बाद ये जो हलाला से लेकर जो इस्लाम के अंदर जिहाद से लेकर हर चीज है, वही तो एक इविल है जो कि आज के दिन पूरे इस्लामिक दुनिया के अंदर युद्ध का कारण बना हुआ है। इस पाकिस्तान की भी सोच कर देख लो, ये दुनिया के मुसलमानों का ठेका ले रखा है। जब इसके अपने देश के अंदर काफिर काफिर शिया काफिर का नारा लगता है और अहमदियाओं को वाजिबुल कत्ल कहा जाता है, वो तो मुसलमान है यार, तुमने उनको कितने अधिकार दे दिए। बलूचों और सिंधियों के बारे में क्या कहा जाएगा, कश्मीरियों के बारे में क्या कहा जाएगा, और पख्तूनों के ऊपर जब तुम्हारी वायुसेना एयरफोर्स जो है वो अटैक करती है उसका क्या कहोगे। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि असलियत में इविल्स को पहचानो, और ये सारे जो चीजें हैं ये असलियत में कॉमन मुस्लिम को प्रोवोक कर रही हैं। कॉमन मुस्लिम इज मिसगाइडेड, और ये इंडिया से नहीं है, ये असलियत में या तो ये दो विचारधाराएं हैं,
या तो ये दो विचारधाराएं हैं, या फिर कॉमन मुस्लिम को इमाम, काजी, मुफ्ती, मौलवी, ये जो रिलीजियस गुरु है ना, प्रीस्टली क्लास, क्योंकि धर्म के अंदर दो चीजें होती हैं, एक बात समझ लीजिएगा। जो रिलीजन होता है, असलियत में रिलीजन को डिफाइन करने के लिए, अगर रिलीजन को डिफाइन करोगे तो यहां पर दो क्लास हैं। एक है प्रीस्टली क्लास, प्रीस्टली क्लास, पुजारी वर्ग। प्रीस्टली क्लास वो है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि धर्म में ऐसा होता है। इसमें आपके मंदिर के पुजारी से लेकर, इसमें आपके मंदिर के पुजारी से लेकर, इमाम से लेकर, मुफ्ती से लेकर, मौलवी से लेकर, काजी से लेकर, जितने भी हैं वो सारे होते हैं। और इमाम, मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, काजी, इन्होंने इस्लाम की किताबों को पढ़ा हुआ होता है, बट मैक्सिमम केसेस में इन्होंने इस्लाम को अपने लाइफ के पार्ट में उतारा नहीं होता। इसीलिए इमाम, काजी, मुफ्ती, मौलवियों में बतेरे हलाला के लिए एग्रीमेंट करते हुए नजर आ जाते हैं, हलाला करवाते हुए, उसका सर्टिफिकेट देते हुए, उसके बाद क्या नाम है, दूसरे और भी अलग अलग तरीके के जितने भी चीज़ें हैं वो करते हुए भी नज़र आ जाते हैं। यही मौलाना, मुफ्ती, मौलवी बहुत सारी जगह पर आपको रेप केसेस में भी इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ जाते हैं। इनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑफ इस्लाम है, और ये पुजारियों के पास भी होती है, प्रीस्टली क्लास है। ये असलियत में अपने फायदे के लिए इंफॉर्मेशन की जगह मिस इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, गलत जानकारी दे रहे होते हैं। मिस इंफॉर्मेशन मिसगाइड्स, वो मिसगाइड करती है, और मिसगाइड जो होती है वही असलियत में कॉज ऑफ शेम और कॉज ऑफ हेट बन जाता है। कॉज ऑफ शेम और कॉज ऑफ हेट बन जाता है, शर्म का कारण और नफरत का कारण बन जाता है। और जब ये कॉज ऑफ हेट और कॉज ऑफ शेम होता है तो असलियत में यहीं से इनके अगेंस्ट इनके जो आउटकम होता है, मिस गाइड्स जो होते हैं, इसमें लश्कर और जैश जैसे ग्रुप्स बनते हैं, अल कायदा जैसे ग्रुप्स बनते हैं, जो वायलेंस ऑन द नेम ऑफ इस्लाम करते हैं, वायलेंस ऑन द नेम ऑफ इस्लाम करते हैं, समझे। और इसी के अगेंस्ट, इसी के वर्सेस दुनिया के हर जगह पर हेट ग्रुप्स बन जाते हैं। दुनिया में हर जगह फिर हेट ग्रुप्स बन जाते हैं, और यही हेट ग्रुप्स हेटर्डनेस फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, और यहीं से वायलेंस होता है। पाकिस्तान, इमरान खान, हालांकि उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता आज के दिन बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम लोग जो गवर्नमेंट में या हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे हैं उनके पास इतनी बुद्धि है कि वो इस तरीके के डीप टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा दिमाग लगा सके, और जो दिमाग लगाने वाले हैं उनको साइडलाइन किया हुआ है। पाकिस्तान में खास बात है। यहाँ दूसरी तरफ रिलीजन का दूसरा हिस्सा जो है वो सेंटली क्लास होती है, संत महात्मा। यहां ये जो संत महात्मा है वो दुनिया को सुधारने की जगह अपने आप को सुधारेगा, वो दुनिया को सुधारने की जगह अपने आप को सुधारेगा। और जब वो अपने आप को सुधारेगा तो वहां से वो असलियत में रियल रिलीजन होता है, और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन होता है। भाई इस्लाम का मतलब दूसरे को मुसलमान बनाने से पहले खुद तो मुसलमान बनो यार। भाई यही चीज हिंदू धर्म में भी है, दूसरे को ब्राह्मण बनाने से पहले खुद तो ब्राह्मण बनो, खुद तो ज्ञान प्राप्त करो, खुद तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो। यस, खुद तो हरकतें तुम्हारी क्या नाम है बिल्कुल ही ऐसी गई गुजरी हैं कि जानवर जो है वो भी शर्मा जाए, और बात तुम करते हो बड़ी बड़ी। वो ब्राह्मणों के मतलब हिंदू धर्म के अंदर भी है, वो इस्लाम में भी है, वो ईसाइयत में भी है, हर जगह पर है। दुनिया का कौन सा ऐसा रिलीजन है जिसके अंदर ये प्रीस्टली क्लास करप्ट ना हो? यही करप्ट होती है, क्योंकि इसका धर्म की इंफॉर्मेशन है, खुद इसने धर्म अपनाया नहीं होता।
और आज के दिन जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं। हेट ग्रुप्स जो हैं वो इसी वजह से हैं। तो इसलिए जब मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर शुरू किया था तो मैंने असलियत में तुम्हें यही चीजें समझाने की कोशिश करी थी कि आप समझिए यहां ये इस्लामोफोबिया और इस्लाम इन क्राइसिस भले ही दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंटेक्स्ट में दिए हों, लेकिन हैं ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। यस, ये प्रॉपर एनालिसिस। इसमें आप लोग अपने कमेंट्स जोड़े, कुछ भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यूपीएससी का कैंडिडेट यही तो चीजें देखता है। यूपीएससी का जो कैंडिडेट को यही चीजें चाहिए होती हैं। तो दोस्तों असलियत में हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज के ऊपर जो भी डिस्कशन हुआ है ये एक छोटा सा एनालिसिस है। इसको थोड़ा आप देखते रहेंगे, अपनी तरफ से इसमें जो भी आप इम्प्रूवमेंट करना चाहें मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और जो बैच शुरू हो चुका है उसमें जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।